बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे 1956 से लेकर 1973 तक जितने भी आइन बने हैं पाकिस्तान के, उनका उनके अहम पॉइंट और उनका एक तकाबली जायज़ा हम लेंगे। अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए अगर आपने आइन पाकिस्तान से कोई ऑब्जेक्टिव या कोई इस तरह का सवाल रेडी करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। इसको आप लोगों ने पूरा देखना है। तो इसको आप जो आईने पाकिस्तान है उनके दरमियान तकाबली जायज़ा भी कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो हमारे पास जो बुनियादी तौर पे आइन है वो पाकिस्तान के 3 आइन हैं। पहला आइन 1956 का, दूसरा आइन 1965 का और तीसरा आइन 1973 का। जैसा कि आपके सामने है, जो 1956 का आइन है 23 मार्च 1956 को लागू किया गया, जो कि सिकंदर मिर्जा ने लागू किया था। जो दूसरा आइन है आपके पास 1962 का, वो 8 जून 1962 या 1962 को अयूब खान ने लागू किया था। जो तीसरा आइन है आपके पास वो 14 अगस्त 1973 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लागू किया था। अगर हम बात करें इनके आर्टिकल्स की तो 1956 के आइन में आपके पास 238 आर्टिकल्स थे, 1962 के आइन में आपके पास 250 आर्टिकल्स थे और 1973 के आइन में आपके पास 280 आर्टिकल्स हैं। अगर हम बात करें कंट्री नेम की, 1956 के आइन में पाकिस्तान का जो नाम रखा गया वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक हमारे मुल्क को जो नाम दिया गया। अगर हम बात करें कंट्री नेम की तो 1956 के आइन में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम दिया गया। 1962 के आइन में इस्लामिक को हटा दिया गया था और सिर्फ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से मुल्क को नाम दिया गया और 1973 के आइन में दोबारा से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से मुल्क को नाम दिया गया। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, जो बुनियादी हकूक होते हैं, जो 1956 का आइन था उसमें सारे के सारे बुनियादी हकूक अवेलेबल थे, जबकि 1962 के आइन में चूँकि फौज की हुकूमत थी और प्रेसिडेंशियल निज़ाम था, इसलिए सम पॉलिटिकल राइट्स वर नॉट अवेलेबल। यानी कि जो कुछ सियासी हकूक जैसा कि जलसे जुलूस करना या एहतजाज वगैरह करना, इस किस्म के जो राइट्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे। जबकि हम 1973 के आइन में दोबारा से जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हर किस्म का फंडामेंटल बुनियादी जो हक है वो दोबारा से अवेलेबल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की तो 1956 के आइन में उर्दू और बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और 1962 में भी इसी दर्जे को बरकरार रखा गया। उर्दू और बंगाली ही ऑफिशियल लैंग्वेज रही, जबकि 1973 के आइन में बंगाली को ख़त्म करके उर्दू और इंग्लिश को जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका दर्जा दिया गया, जबकि उसके 15 साल के बाद इंग्लिश को ख़त्म करके अब उर्दू ही ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे मानी जाती है। उसके बाद जो फॉर्म्स हैं, जो तीनों की तीनों आइन है आपके पास 1956 का आइन, 1962 का आइन और 1973 का आइन रिटन फॉर्म में मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, तो इस पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आगाह करता चलूँ। तो किसी भी कंट्री को रन करने के लिए किसी भी आइन की या रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए उस कंट्री को रन किया जाता है। तो 1956 के आइन से पहले पाकिस्तान को भी एक रेजोल्यूशन की ज़रूरत थी जिसके ज़रिए से पाकिस्तान को रन किया जा सकता। तो 12 मार्च 1942 को जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाई जिसमें जो बुनियादी पॉइंट थे या बुनियादी शिकें थी वो शामिल की गई, जिसमें अक़लीतों के हकूक़ वगैरह इस तरह के जो बुनियादी पॉइंट थे उनको शामिल किया गया। 1956 तक इस ही रेजोल्यूशन के ज़रिए से पाकिस्तान को रन किया गया और 1956 में या 1956 को पहला आइन मुल्क के ऊपर नाफिज किया गया। जो 1956 का था वो प्रिएबल था, मतलब कि
1956 के आइन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कुछ पॉइंट्स को शामिल किया गया, उसको भी लागू किया गया। 1962 के आइन में भी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसके पॉइंट को लागू किया गया, जबकि 1973 के आइन में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी उसको बाकायदा तौर पर जो हमारा आइन था 1973 का उसका पार्ट बना दिया गया। अगला आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो 1956 का आइन था वो सेमी रिजिड था, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस की जा सकती थी मौके की मुनासबत के लिहाज से। जबकि 1962 का जो आइन था उस बिल्कुल रिजिड था, उसमें किसी भी किस्म की कोई भी चेंज करने की गुंजाइश नहीं थी, कोई भी किसी तब्दीली करने की गुंजाइश नहीं थी। और जबकि 1973 का जो आइन है वो भी सेमी रिजिड है, इसमें भी किसी हद तक जो चेंज है वो की जा सकती थी। उसके बाद गवर्नमेंट टाइप जो 1956 का आइन था उसमें जो गवर्नमेंट टाइप थी वो पार्लियामेंट्री थी। और जो आपके 1962 का आइन वो प्रेसिडेंशियल था, उसमें सिर्फ सदर ही पूरे मुल्क का सरबराह था। जबकि 1973 का जो आइन है वो भी पार्लियामेंट्री ही की सूरत में काम कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास जो 1956 का जो आइन था उसमें जो हाउस था वो सिर्फ यूनिलेटरल था, मतलब कि एक ही हाउस था। जबकि 1962 के आइन में भी सिर्फ यूनिलेटरल ही रखा गया हाउस को, जब 1973 के आइन में बायलेटरल रखा गया, मतलब सेनेट और कौमी असम्बली। अगर हम बात करें रिलीजन ऑफ चेयरपर्सन की, मतलब कि जो मुल्क का सरबराह था या सरबराह हो उसके रिलीजन की, तो 1956 के आइन में जो पीएम एंड प्रेसिडेंट शुड बी मुस्लिम, मतलब कि इस आइन में जो वजीर आजम और सदर दोनों का मुसलमान होना लाजमी था। जबकि 1962 के आइन में प्रेसिडेंट शुड बी मुस्लिम एंड स्पीकर में नॉट। 1962 के आइन में सदर का मुसलमान होना लाजमी था। इसके अलावा अगर स्पीकर मुसलमान ना भी हो तो उसको माना जाता था, लेकिन चूंकि सदर की गैर मौजूदगी में स्पीकर ही कौमी असम्बली का और पूरे मुल्क का सरबराह माना जाता था, इसलिए यहाँ पे इस जो आइन है इसमें खामी थी। और 1973 की अगर हम बात करें तो शुड बी मुस्लिम, चाहे कोई भी आपके पास हो, वज़ीर आज़म हो या स्पीकर हो या प्रेसिडेंट हो, हर किसी का मुसलमान होना लाजमी है। अगर हम बात करें जुडिशरी की तो 1956 के आइन में अदलिया को इंडिपेंडेंट रखा गया, मतलब कि उसको आज़ाद रखा गया। और जबकि 1962 के आइन में अदलिया को नॉन इंडिपेंडेंट रखा गया, मतलब कि वो खुद मुख्तार नहीं थी। और 1973 के आइन में भी अदलिया को इंडिपेंडेंट के तौर पे माना गया। अगर हम बात करें एब्रोगेटेड डेट की, तो इसके साथ साथ ही आपने याद रखना है एब्रोगेटेड डेट एंड एब्रोगेटेड बाय, मतलब कि आयन को ख़त्म किसने किया और ख़त्म कब हुआ। तो 1956 का आयन 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा ने ख़त्म किया था। यहाँ पे आपने ये ध्यान में रखना है कि 1956 का आइन 23 मार्च 1956 को सिकंदर मिर्ज़ा ने लागू किया था और 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा ने ही ख़त्म किया था। अगर हम बात करें 1962 के आइन की, तो 8 जून 1962 को अयूब खान ने लागू किया था और 25 मार्च 1969 को यहया खान ने ख़त्म किया था। और अगर हम बात करें 1973 के आइन की, 14 अगस्त 1973 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लागू किया था और उसके बाद अभी तक ये इन्फोर्स्ड है। इस दरमियान में मुशर्रफ के दौर में इसको मनसूख किया गया था, लेकिन दोबारा से उसको बहाल कर दिया गया था। जो मेन पॉइंट्स हैं ख़ास तौर पे इन्फोर्स्ड डेट, इन्फोर्स्ड बाय और एब्रोगेटेड डेट, एब्रोगेटेड बाय, और ख़ास तौर पे इसमें एक और जो पॉइंट है वो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला है। इन 3-4 पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है ताकि आपके पास जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें अगर आइन से मुतालिक कोई भी सवाल आए तो आप अच्छे नंबर ले सकें। शुक्रिया।